विज्ञान का एक नियम है कि जब आपको जोरदार शुरुआत चाहिए हो तो मोटर को तेज से शुरू करना होता है, एक तेज किक स्टार्ट देना होता है। हम सभी के बीच में जिनके शब्द हम सभी के जीवन में एक ऐसे ही तेज स्टार्ट का काम करेंगे। हम सभी के जीवन में वो शख्स जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनके शब्दों से न केवल धर्म, न केवल सनातन, बल्कि इस राष्ट्र के हर एक सामान्य मानवी, और न सिर्फ मानवी बल्कि पशु पक्षुओं से लेकर इस पर्यावरण तक की चिंता के लिए हम प्रेरित होते हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं पवन सिन्हा जी को, गुरुजी के नाम से जो हम सभी के बीच में विख्यात हैं। पवन सिन्हा जी एक प्रसिद्ध भारतीय ज्योतिषाचार्य हैं। उन्होंने भारतीय ज्ञान शोध संस्थान की स्थापना की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर भी हैं, आप शिक्षाविद भी हैं। आप ज्योतिष, योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति जैसे विषयों का गहराई से न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि बेहद सरल शब्दों में जो हमारे चेहरे की और मेरे चेहरे की मुस्कुराहट कायम है वो बनी रहे हम सभी भारतीयों और आपके दुनिया भर में फैले अनुयायियों के चेहरे पर उस सरलता से उसे रखते भी हैं। आपने शिक्षाओं को जो ग्रहण किया है उसको हम सभी के जीवन में उतारने का काम भी किया है, और आपके अनुभव से आज हम जैसे कई लाख करोड़ लोग अपने आत्मज्ञान में एक संतोष का अनुभव करते हैं, मानसिक शांति की राह दिखाते हैं, खास तौर पर उन युवाओं को जो आज जीवन में आने वाली कई बार छोटी दिक्कतों को अपने जीवन का अल्प विराम नहीं बल्कि पूर्ण विराम समझ लेते हैं। आपके प्रेरक शब्दों के साथ साथ हम सभी और इस देश की न सिर्फ वो पीढ़ी जो आपको सालों से सुनती आई है बल्कि अब वो पीढ़ी जो सुनना सीखी है, उस नई पीढ़ी में भी शारीरिक, मानसिक उनकी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए गुरुजी आपके शब्द हम सभी के लिए प्रेरक हैं, और न सिर्फ प्रेरक हैं बल्कि उस अमृत की भांति हैं जिसका रसपान हम हमेशा करते रहना चाहेंगे। ये सुअवसर मिला है हमको आज अमर उजाला माय ज्योतिष महाकुंभ के मंच पर, और जैसा मैंने कहा कि विज्ञान के उस सिद्धांत का पालन करते हुए कि जब शुरू करना हो तो बेहद अच्छी मोटर होनी चाहिए ताकि वो गति, वो ऊर्जा, उसका पूरा संचार हो सके। बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन सिन्हा जी। ये तालियां अगर हम सभी के कानों में और जोर से पड़े, पवन सिन्हा जी लगातार जो उन्होंने हमसे वादा किया था तमाम अपनी अस्वस्थताओं के बीच में भी उस मुस्कुराहट को कायम रखने का और हम सभी को अपने प्रेरक शब्दों को देने का आपने पूरा किया है। मंच आपको समर्पित। आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप भोजन के लिए गए भी और आ भी गए। सामान्यतः मैं ये देखता हूँ लोग भोजन के लिए जाते हैं फिर रेस्ट मोड में चले जाते हैं, वापस नहीं आते। आज एक मंच है और मंच के सामने जो लोग उपस्थित हैं वो मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं। मेरा तो एक छोटा सीमित दायरा है, उनका दायरा असीम है, और उन लोगों से बातचीत करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए एक बहुत विशेष ब्रांड है जिसका नाम अमर उजाला है, और उन्होंने जो आज कार्य किया है माय ज्योतिष के माध्यम से वो अद्भुत है। आने वाले समय में बहुत सारे अखबारों के लिए ये प्रेरणा बनेगा, बहुत सारे चैनल्स के लिए ये प्रेरणा बनेगा, लेकिन आप इसमें अग्रणी हुए, इसके लिए मैं अमर उजाला संपादक, अमर उजाला की पूरी टीम को हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ। विषय जो मैं जिस पर बात करना चाहूँगा, पहले हिस्से में जो मैं बात करूँगा वो ज्योतिष की जो आधुनिक स्थिति है उस पर चर्चा मैं करूँगा, और उसके बाद मैं बच्चों पर बात करना चाहूँगा। आधुनिक समय में यूँ तो बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे यंगस्टर्स ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अन्य प्रोफेशंस में हैं लेकिन उनके भीतर
पढ़ने पढ़ाने की एक बहुत विशेष सोच है, वो लोग ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी ज्योतिष के क्षेत्र में आ रहे हैं जिन्होंने ज्योतिष का मजाक बना दिया है। जब मैं ज्योतिष की बात कहता हूं, इस अनुमोदन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद, क्योंकि मैं बहुत डरते डरते ये बात कह रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई रुष्ट हो गया तो आजकल एफआईआर के रास्ते बहुत खुले हुए हैं। तो ऐसे लोग ज्योतिष का बड़ा मजाक बना रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जिन पर माँ आती है और वो सोशल मीडिया पर दिखा देते हैं, यानी माँ को भी वो ये बता रहे हैं कि माँ को सोशल मीडिया पसंद है। आश्चर्यजनक बात है कि माँ अब पूछती हैं, जिस पर माँ आ जाती हैं या हनुमान जी आ जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन खैर, वो उसको पूछती हैं और पूछने के बाद वो बताती हैं, और बताती भविष्य है। माँ को भविष्य बताने की जरूरत क्या है? श्री हनुमान जी को भविष्य बताने की आवश्यकता क्या हो? तो भविष्य को जब चाहे दाएं बाएं कर सकते हैं। कोई कहता है कि अपना फला ग्रह अच्छा कर लो, कैसे अच्छा होगा? शराब पी लो। हम जिस चीज को लगातार समाज से हटाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम विरोध कर रहे हैं, उस चीज को कहा जा रहा है कि आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, कम से कम हफ्ते में 1 दिन कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या इससे? न जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ज्योतिष की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब उपाय भी सामने आ रहे हैं जिनका लॉजिक नहीं दिया जाता, दे भी नहीं सकते। आप 1 मिनट के अंदर क्या लॉजिक देंगे? और रील इतनी ही होती है, 30 सेकंड से 1 मिनट। रील पे आना बुरा बात नहीं है, सोशल मीडिया में आना बुरा बात नहीं है, रील्स बनानी, प्रोग्राम्स बनाने, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी बनती रही है समाज के प्रति, आज से नहीं हजारों वर्षों से, जिसके लिए हमको लोग जानते हैं, सम्मान देते हैं, मानते हैं, प्रतिष्ठा मिलती है, वह सारी चीजें हम दरकिनार करके मात्र पैसे पर फोकस कर रहे हैं, या मात्र हम अपने चेहरे पर लोगों से फोकस करा रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। मैं इस बात का विरोध करता हूं। और इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया या लगा रहे हैं, और ऐसे ज्योतिष के प्रति लगा रहे हैं जिसके सिद्धांत अमर हैं, जो प्राचीन काल से चला रहा है, जो शास्त्रोक्त है। उन लोगों को इससे बहुत हानि का सामना करना पड़ रहा है। मैं केवल आर्थिक हानि की बात नहीं कर रहा, मैं भावनात्मक हानि की बात भी कर रहा हूं। मुझे बहुत दुख होता है जब इस प्रकार की रील्स बनती हैं, इस प्रकार सोशल मीडिया पर उसको दिया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे बचने का संदेश हमें और आपको दोनों को देना होगा। और यदि नहीं देंगे तो हम ज्योतिष का जो मूल स्वरूप है उसको बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्योतिष पे प्रश्न उठाने वाले तो ना जाने कितने वर्षों से लगातार प्रश्न उठाए हैं। और आप सब लोगों को तो पता भी होगा, ज्योतिष एक बार कोर्ट में भी घसीटा गया, लेकिन वहां से ज्योतिष विजयी होकर निकलता है और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में अब ज्योतिष आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है ज्योतिष के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे और आपके लिए। तो हमें ज्योतिष के लिए वह स्पंदन, हमें ज्योतिष के लिए वो प्रतिष्ठा, वो मान सम्मान, ये बचाने की जिम्मेदारी भी है। केवल हमारे इतने क्लाइंट्स हैं, ये मात्र
ज्योतिष का, हमारे ज्योतिषी होने का निर्धारण नहीं करेंगे। हम थोड़ा जान सकते हैं लेकिन हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते, वह केवल ईश्वर है। हम कुछ एक विधा है उसके बारे में जानते हैं, जैसे एक साइंटिस्ट, स्पेस साइंटिस्ट स्पेस के बारे में जानता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट न्यूट्रिशन के बारे में जानता है, एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन के बारे में जानता है। हमारा वो प्रोफेशन है, हम उसके बारे में जानते हैं, इसीलिए हम में घमंड नहीं हो, हम में वो सरलता हो। ये मैं निवेदन हर उस व्यक्ति से करता हूं कि आप अध्ययन कीजिए, विशेषकर जो युवा जन होते हैं। मैं उनसे ये हमेशा निवेदन करता हूं, आप अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए, और अपने अध्ययन से ही आपको लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप उस पर रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। आप करते रहिए अध्ययन, बहुत विद्वान हो जाएंगे, लेकिन कैसे शब्द विद्वान होकर रह जाएंगे जब तक हम लोगों में जाकर उस अध्ययन को, समाज एक लैब है हमारे लिए, जब तक हम उस अध्ययन को उस लैब में लाकर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कोई लाभ नहीं होगा। ये चीज़ युवाओं से मैं विशेष रूप से कहता हूँ कि वो ज्योतिष पढ़ते हैं और तुरंत प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, ये नहीं संभव है। बहुत अध्ययन के बाद बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मैं दूसरा हिस्सा लेना चाहता हूं। जो कुछ शास्त्र में कहा वह शाश्वत है, लेकिन समय जब बदलता है तो हमें बदले हुए समय के अनुसार चलना पड़ता है, उसके इंटरप्रिटेशंस बदल जाते हैं। जैसे कभी कहा जाता था चौथे भाव में यदि मजबूत ग्रह बैठा हो, सूर्य आदि ग्रह वहां बैठे हो, तो आप हाथी पालेंगे। आज कितने लोग हाथी पालते हैं? क्या पाला जा सकता है? और आज जो हाथी पालते हैं वो महावत कहलाते हैं, वो अमीर नहीं, वो तो गरीब होते हैं। उनके पास बहुत धन नहीं होता, क्योंकि वह कुछ सर्कस के लिए, कुछ मंदिरों के लिए काम करते हैं, तो उन पे बहुत धन नहीं होता। स्थितियां बदलती हैं। आज से 50 साल पहले कंप्यूटर्स जब नहीं थे भारत के अंदर, जब एआई नहीं था, जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारा उतना नहीं हुआ था, तो हम कुंडली के भाव में वो चीज़ें नहीं देखा करते थे। आज जब हो गया है तो कुंडली के भाव में हमने वह चीज़ें देखनी प्रारंभ कर दी। तो जो भी प्राचीन है उसको आधुनिक रूप से हमें लेना पड़ेगा, और यदि हम नहीं लेंगे तो हम नुकसान में रहेंगे। तो जैसे जैसे समाज बदलता है, देश, काल, परिस्थिति और यहाँ तक कि व्यक्ति का मानस बदलता है, वैसे वैसे ज्योतिष भी बदलता है। हवा में उड़ेगा व्यक्ति, ये हो सकता है कि पहले एक परिकल्पना रही, एक हाइपोथेसिस रही हो कि व्यक्ति हवा में उड़ेगा, उसके पास पंख आदि आएंगे और वह हवा में उड़ेगा। कथाओं में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन आज उसका एक स्वरूप सामने आया कि हम बहुत तेज जहाज़ों में उड़ने लग गए। लेकिन उसके बाद फिर एक स्वरूप आया और लगातार ये सोशल मीडिया पे आ रहा है, और किसी ना किसी दिन ये एक बड़े रूप में सामने आएगा कि लोग हवा में उठने की कोशिश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के सहारे। तो हमें अपने आप को लगातार अपडेट रखना पड़ेगा, लगातार हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, लगातार हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा, और यदि संभव होगा तो हमें
नई परिभाषाएं भी गढ़नी पड़ेंगी जो हर विषय को गढ़नी पड़ती हैं। इसलिए यदि कभी गढ़नी पड़े तो सिर्फ ये कह के कि ये शास्त्र में नहीं लिखा है, उससे भयभीत मत होइएगा, गढ़िए। आलोचना होगी शुरू में, होने दीजिए, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये एकेडमिक लाइफ है, यहां तो आलोचना होगी ही होगी। अब तीसरा और अंतिम पार्ट, बच्चों को लेकर। हम ज्योतिष की जब भी बात करते हैं, हम पैसे की बात करते हैं, हम विवाह की बात करते हैं, कुछ लोग हैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि संसार में ये होगा, धरती पर ऐसे होगा। लेकिन हम परिवार बनाएं इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, हम संस्कार बनाएं इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है, हम राष्ट्र बनाएं इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है एक मजबूत संतान। उसकी चर्चा कौन करेगा? और हम ये सोचे, कहें ये मेरा अनुभव है, आपका नहीं भी हो सकता है। हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं और जब वो इस बात को कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान नहीं रखते, अब अमेरिका चले गए हैं, यद्यपि मैं तो स्पष्ट कह देता हूँ, आप चाहते भी तो यही रहे होंगे, तो वो चले गए। तो वो कहते हैं इसे ठीक कर दीजिए, ये ठीक नहीं होता। अब तंत्र का प्रभाव अगर करना भी चाहें, तंत्र का प्रयोग करना भी चाहें, तो कितने दिन काम करेगा? एक तो काम करेगा इसमें संदेह, फिर कितने दिन काम करेगा? एक दिन, एक साल, 2 साल, 5 साल, फिर स्थिति वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि ये संस्कार का मसला है जो हम उन्हें नहीं दे पाए। लेकिन ज्योतिष सक्षम है। हमारे कुछ ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जीनोम में, एक्स्ट्रा टेरिटरियल इम्पैक्ट उस पर ही पड़ता है, और यदि हम उसमें मैनेज कर लें चीज़ों को, तो हम एक बच्चे के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। जन्म से पूर्व ये सबसे ज़्यादा कारगर है। जन्म लेने से 3 वर्ष तक ये बहुत कारगर है। 3 वर्ष से 12 वर्ष तक ये बहुत कारगर है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जो डेवलपमेंट होता है वो कहीं रुकने लगता है। ब्रेन के अंदर जो न्यूनेस होती है वो कहीं रुकनी शुरू हो जाती है। इसलिए 12 वर्ष तक यदि एक एस्ट्रोलॉजर किसी बच्चे पर काम करे तो उसके अभूतपूर्व परिणाम आने लगते हैं। मेरा टीवी पे जाना एक अजीब सी घटना हुई मेरे लिए अजीब सी घटना इसलिए हुई क्योंकि मैं बहुत कैमरा फ्रेंडली फेस नहीं रखता, स्मार्ट फेसेस जैसे कैमरा फ्रेंडली होते हैं, एक सामान्य चेहरा। दूसरी बात, मैं बहुत शाय था, तो मैं खुल के कैसे बोलूँगा टेलीविज़न पे मुझे नहीं पता। तो हमारे साथ 2-3 लोग उन्होंने ये कार्य किया। एक रजनीकांत जी थे जो मुझे स्टार न्यूज़ पर एक शो के लिए लाए। क्यों? क्योंकि उस शो वाले व्यक्ति जिनको उस में वहाँ शो करना था वो चले गए थे, तो उन्होंने मुझे 4-5 लोगों में से बिठा दिया। तो शाजी जमा साहब वहाँ के हेड हुआ करते थे, उन्होंने कहा इनसे कुछ एपिसोड्स रिकॉर्ड कराओ। यहाँ से स्ट्रॉन्ग अंकल का जन्म हुआ। स्ट्रॉन्ग अंकल का जन्म पवित्रतम भूमियों में से एक बनारस में हुआ। मैं वहीं टहल रहा था, वहीं ये शब्द दिमाग में आया। उसके बाद रावल साहब एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे आज तक में, तो उन्होंने मुझे शैलेंद्र जी से मिलवाया और वो कमर वही नकवी जी के पास मुझे लेके गए।
मैं कहीं जाता वाता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन मैं रावल साहब को मना नहीं कर पाया क्योंकि मेरे छोटे भाई की तरह से हैं वो। नकवी साहब स्वयं एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा बच्चों पर शो करूंगा। बोले ये तो देखेंगे ही नहीं लोग। मैंने कहा कोशिश कर लेते हैं। नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं। शैलेंद्र जी ने कहा कि हम इसे प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे, और ये शो चला। थोड़ा बहुत नहीं, मैंने ही इसे 8 साल बाद छोड़ा। 8 वर्ष तक ये चला, और शुरू में तो शो में एंकर भी थे, बाद में धीरे धीरे ये शो सोलो एंकर हुए, यानी मैं ही कर रहा था। ये हर जगह चला क्योंकि लोगों के भीतर उनके बच्चों को लेकर बहुत चिंताएं हैं, लेकिन लोग उन चिंताओं को तंत्र में खोजते हैं, मंत्र में खोजते हैं। ये दोनों काम नहीं करते। लोग उन चिंताओं को कुछ उपायों में खोजते हैं जो थोड़ा काम करते हैं, लेकिन संस्कार में ये चिंताएं अपना उत्तर देती हैं, यानी संस्कार की ट्रेनिंग। अब किसी भी माँ का, मैं 2-3 सिर्फ सूत्र दे रहा हूं, किसी भी माँ का यदि शुक्र खराब है तो उसके आगे आने वाली संतान को प्रॉब्लम्स होंगी। उसकी संतान को जीवित रहने में भी दिक्कत होगी, गर्भ के अंदर 3 महीने पार करने में भी दिक्कत होगी, मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी संतान को प्रॉब्लम होगी, उसके लंग्स कमज़ोर होंगे और वो बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करेगा। किसी माँ का यदि चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उसका बच्चा जो है वो लगातार, उसका जो चित्त है वो इधर से उधर, उधर से इधर भटकता रहेगा, और वह बहुत ब्रिलियंट होने पर भी काम नहीं करेगा। हम लोग अक्सर एक थ्योरी को देखते हैं, राजयोग की थ्योरी, कि हमारा कोई प्लेनेट बहुत अच्छा है लेकिन परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। वो भाव स्पष्ट में जरूर दाएं बाएं हो गया होगा, वो नवमांश में जरूर दाएं बाएं हो गया होगा। दशाओं का भी अपना प्रभाव है, लेकिन ये 3 कुंडलियां जरूर एक साथ देखनी चाहिए, तब जाकर हमको इसके प्रभाव गहराई से पता चलेंगे, अन्यथा इसके प्रभाव गहराई से पता नहीं चलेंगे। तो माँ का चंद्रमा यदि डिस्टर्ब्ड है तो बच्चे से चंद्रमा के उपाय कराएंगे तो उसको लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। अगर बच्चे को बच्चे के उपाय कराएंगे तो लाभ नहीं होगा। यदि किसी पिता का मंगल अच्छा नहीं है, बहुत खराब मंगल है, पंचम भाव को कहीं प्रभावित करता है वो मंगल, तो उसके बच्चे के अंदर वो भाव आएगा, उसके बच्चे के अंदर वो क्रोध आएगा। वो क्रोध नहीं भी दिखाएगा तो धीरे धीरे माता पिता के प्रेम में उसको अरुचि उत्पन्न होने लगेगी, वो उन्हें झिड़क भी सकता है। होगा तो होगा, मैं 99.99% वाली बात नहीं कह रहा, मैं 100% वाली बात कह रहा हूं। इसे आप देख लीजिएगा, कहीं भी देख, ये होगा। यदि जब बच्चा गर्भ में है उस समय हम बहुत 3 तिकड़म की बातें करते हैं पति पत्नी मिलकर, और यदि उनमें से किसी एक का भी बुध अच्छा नहीं है, राहु से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है, तो ऐसे बच्चे के अंदर तिकड़म से आगे चलने की आदत आएगी और धीरे धीरे वो अपने माता पिता को भी परेशान करेगा। तो माता पिता के साथ बच्चे का जो प्रेम है या घर के साथ जो बच्चे का जुड़ाव है, ये डिपेंड करता है, इसका सॉल्यूशन डिपेंड करता है संस्कार में। इसके लिए तंत्र मंत्र से लाभ नहीं होगा, ये मेरा अनुभव है, आपका अलग हो सकता है। और मैं
कभी भी किसी विचारधारा को हमेशा स्वागत करता हूं उसे एक्सेप्ट करने में, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोगों को हो सकता है ये बुरा लगे क्योंकि मैंने तंत्र के विरुद्ध बोला है, मैंने मंत्र के विरुद्ध बोला है, लेकिन जो मूल है वह यहाँ पर संस्कार का प्रत्यारोपण है। इसलिए मैं हमेशा युवाओं को यही सलाह देता हूँ, जब वो विवाह करने जाते हैं तो केवल चंद्रमा ना मिलाएं। हम पतरा खोलते हैं और चंद्रमा मिला देते हैं, ये बहुत फॉल्टी प्रोसीजर है। पूरी कुंडली मिलाएं, उसका नाम है महानुभावों कुंडली मिलान, ना कि चंद्रमा मिलान। इसलिए आपको पूरी कुंडली मिलानी पड़ेगी। पहले भाव को पहले भाव से, सातवें भाव को सातवें भाव से, पांचवें भाव को पांचवें भाव से, आदि 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 पूरी कुंडली मिलाने के बाद ये हमको पता चलता है कि 12 गुण 13 गुण तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तो विवाह हो सकता है, क्योंकि ये लड़कर भी एडजस्ट कर लेंगे और यही एडजस्टमेंट गृहस्थी चला जाता है। अन्यथा आपके 20 गुण मिल जाए, 35 गुण मिल जाए, उससे गृहस्थी चले, ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है। और ऐसे लोगों की जो संतान होगी वो बेहतर रिजल्ट देगी। वह कमजोर अगर है भी आर्थिक रूप से, तब भी आगे जाकर वो निश्चित रूप से अर्थ लाभ करेगी और सामान्य नहीं बल्कि राजयोग प्राप्त करेगी। ऐसे बच्चों का शरीर भी अच्छा होगा। कुछ एक डिफॉर्मिटीज बहुत बढ़ रही हैं और इधर मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता, आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बहुत लोग में रोज़ मिलते हैं, बहुत जुड़े रहते हैं। 2-3 मानसिक रोगों के बारे में उनसे जरूर कहिए। जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है मानसिक रोग, वो है उसमें से एक है ऑटिज्म। ऑटिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऑटिज्म को कम किया जा सकता है। कैसे? कलर्स के माध्यम से। कलर्स के माध्यम से ऑटिज्म को मैनेज किया जा सकता है, जिस पर हम फिर कभी मौका मिलेगा तो डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी समय अन्य वक्ताओं का है। उसके बाद कॉन्फिडेंस की कमी, जिस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन कॉन्फिडेंस की जिस व्यक्ति में कमी होती है वो जानता है कि ये कितनी खतरनाक बीमारी की तरह से। शक, वहम, डर, ये वो मेंटल ट्रेट्स हैं जिसके होते, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति जी मैं जा ही रहा था अपने जाने का भी इनविटेशन भेजा है मैं कह ही चुका हूं कि मैं चलता हूं। तो इन विषयों पर लगातार चर्चा होनी चाहिए और ये डॉक्टर्स इतनी आसानी से नहीं उठा सकते। कारण ये कि उनके पास तो व्यक्ति जाना नहीं चाहता। हमारे यहाँ मानसिक रोगों को एक विकार की तरह से लिया जाता है और लोग उसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए डॉक्टर से मिलते नहीं। लेकिन हम लोगों से मिलते हैं, हम लोग ये चीज़ें बताएं। लगभग 7% युवा आज डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं, छोटी छोटी सी बातों में। तो हम उनके मस्तिष्क को कैसे समझें, उनके पिता माता को उसके बारे में हम कैसे बताएं और क्या उपाय उसके लिए किया जाए कि बच्चे का मस्तिष्क मजबूत हो जाए, वो इन सब बीमारियों आदि से बाहर निकल आए। इस विषय पर चर्चा फिर होगी और चर्चाएं तो भारत की धरोहर है, इस पे
इस धरोहर को हम हमेशा अपने अंदर जीवित रखे हुए हैं, आगे भी रखे रहेंगे। लेकिन आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आप जैसे विद्वानों के साथ मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आप लोगों का जो मस्तिष्क है वो बहुत अच्छा है, उच्च कोटि का है। कृपया इसे यदि अनुभव के साथ और जोड़ दें तो हम लोग आज भी पूरे वर्ल्ड में वंडर्स कर सकते हैं। अमर उजाला का मैं फिर हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सब लोगों के लिए सुख की कामना करते हुए विदा लेता हूँ। ओम।